अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुस्लिम्स प्लेटफॉर्म यूट्यूब फैमिली। नाजरीन, रियलिज्म या रियलिस्ट अप्रोच के हवाले से हम एक वीडियो डिटेल से बना चुके हैं। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो देखने से आपके रियलिस्ट अप्रोच के हवाले से तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम रियलिस्ट अप्रोच की डिफरेंट काइंड्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, रियलिज्म की दो मेन काइंड्स हैं। फर्स्ट वन इज क्लासिकल रियलिज्म एंड सेकंड इज न्यू रियलिज्म या स्ट्रक्चरल रियलिज्म। सबसे पहले हम क्लासिकल रियलिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। नाजरीन, क्लासिकल रियलिज्म में ज़रा ओल्ड कंसेप्ट्स आ जाते हैं। नाजरीन, हम क्लासिकल रियलिज्म में तीन बेसिक क्लासिकल रियलिस्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें थ्यूसिडिडीज, माकियावेली और थॉमस हॉब्स। इसमें थ्यूसिडिडीज एक ओल्डेस्ट रियलिस्ट हैं, उसके बाद माकियावेली और उसके बाद जो थोड़ा मॉडर्न है वो है थॉमस हॉब्स। सबसे पहले हम थ्यूसिडिडीज के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। नाजरीन, थ्यूसिडिडीज की रियलिज्म के बारे में जो थिंकिंग है वो इसका नेचुरल करैक्टर है, यानी ये ह्यूमन बीइंग से शुरू करता है और स्टेट की तरफ लेकर जाता है। अरिस्टोटल ने कहा कि मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, तो थ्यूसिडिडीज इसमें एडिशन करता है कि ये जो पॉलिटिकल एनिमल्स हैं ये बहुत ज़्यादा अनइक्वल हैं, यानी इनकी पावर्स, इनकी कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट हैं और ये एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहते हैं और अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं। और इसी को फिर वो स्टेट्स से रिलेट करता है, यानी ये जो अनइक्वलिटी है, चाहे स्टेट छोटी हो या बड़ी हो, उसे इस अनइक्वलिटी को मद्देनज़र रखना चाहिए, अपना रिलेशन और तर्ज अमल बनाना चाहिए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर स्टेट्स इस अनइक्वलिटी को समझेंगी तो वो अपना सर्वाइवल भी यकीनी बना सकेंगी और तरक्की भी कर सकेंगी। अगर स्टेट्स ऐसा नहीं करेंगी तो वो अपने आप को ख़तरे में डालेंगी और वो तबाह हो जाएंगी। और इसी तरह से वो कहता है कि जो पुरानी हिस्ट्री है वो बहुत सी ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है जिसमें बड़ी बड़ी सल्तनतें तबाह हुईं, क्योंकि वो अपनी पावर की वजह से अपना सर्वाइवल यकीनी नहीं बना सकीं। थ्यूसिडिडीज कहता है कि ये जो हम इंसाफ की बात करते हैं इसका इंटरनेशनल रिलेशंस में एक स्पेशल करैक्टर है, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्टेट्स बेसिकली इक्वल नहीं हैं, यही इसका पॉइंट है। तो इसलिए इंसाफ भी किसी स्टेट की पावर के अकॉर्डिंग ही होता है। ये एक बहुत ही पुरानी थिंकिंग है और इसे हम आज भी रिलेट कर सकते हैं कि हम अगर प्रैक्टिकली देखें तो इंटरनेशनल रिलेशंस में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आज भी जिस स्टेट के पास ज़्यादा पावर है वो अपना इंसाफ हासिल कर सकती है, जबकि जो वीकर स्टेट है उसके लिए कोई इंसाफ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पावरफुल स्टेट के रहमो करम पर होगी। अब हम माकियावेली की पॉलिटिकल थिंकिंग को डिस्कस करते हैं। माकियावेली की जो पॉलिटिकल थिंकिंग है उसके मुताबिक एक पावर हो और पावर के साथ साथ चालाकी, और जहां अपना काम निकालने के लिए खुद धोखाधड़ी भी करनी पड़े तो करनी चाहिए। वो कहता है कि जो नेशनल फ्रीडम या इंडिपेंडेंस है ये सबसे अहम पॉलिटिकल पर्पस है, यानी स्टेट का इंटरेस्ट और उसका सर्वाइवल एक प्राइमरी और मेन पर्पस होना चाहिए। ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी स्टेट को स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो स्ट्रांग नहीं होगी तो वो किसी का भी शिकार बन सकती है। उसने पावर को लाइन से तशबीह दी है कि जिस तरह से एक शेर पावर का सिंबल है, इसी तरह रूलर भी शेर की तरह पावरफुल होना चाहिए और पावर के साथ साथ चालाकी की भी ज़रूरत है। और अगर ज़रूरत हो तो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कुछ मोरल से, वैल्यूज़ से हट कर भी जाना पड़े तो जाना चाहिए। यहाँ वो रूलर को फॉक्स से तशबीह देता है। फॉक्स एक चालाकी की लामत है, यानी पावर के साथ साथ चालाकी की भी ज़रूरत है। तो माकियावेली ने क्रिश्चियन एथिक्स का जिक्र किया है। क्रिश्चियन एथिक्स कहते हैं कि हमसाय से मोहब्बत करें, पीसफुल रहें
वार को अवॉइड करें, सिर्फ सेल्फ डिफेंस में आप वार करें, अदरवाइज वार ना करें, इंसाफ करें, बी चैरिटेबल, शेयर योर वेल्थ विद अदर्स, ऑलवेज एक्ट इन गुड फेथ वगैरह वगैरह। तो ये सारी टीचिंग्स क्रिश्चियन एथिक्स की हैं। तो माकियावेली कहता है कि जो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट लीडर है उसे ये क्रिश्चियन एथिक्स फॉलो नहीं करने चाहिए। क्यों? वो कहता है कि अगर कोई रूलर इन चीज़ों को फॉलो करेगा तो ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इररिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर वो इन्हीं चीज़ों के पीछे पड़ेगा कि वो वार को अवॉइड करेगा और पीस को पसंद करेगा, चैरिटेबल होगा और हमसायों से मोहब्बत करेगा, यानी जो इस तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। हमने वैसे भी देखा कि रियलिस्ट इसके खिलाफ हैं, इसी तरह से माकियावेली भी इनके खिलाफ था। तो माकियावेली ने भी इन चीज़ों को नेगेट किया है, बल्कि उसने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए कहीं आपको जनरल इंटरेस्ट या इंटरनेशनल इंटरेस्ट को साइड पे भी रखना पड़े तो आप रखें और अपना सर्वाइवल और अपने इंटरेस्ट को सबसे ज़्यादा अहमियत दें। अब हम थॉमस होब्स की पॉलिटिकल थिंकिंग को डिस्कस करते हैं। बेसिकली थॉमस होब्स बहुत अर्ली पीरियड का जिक्र करते हैं, जब एक सॉवरन स्टेट का कंसेप्ट नहीं था, तो इसे वो स्टेट ऑफ नेचर का नाम देते हैं। स्टेट ऑफ नेचर का मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, यानी नेचर ने जिस तरह इंसान को पैदा किया है इंसान रह रहा है, तो इसे वो स्टेट ऑफ नेचर कहता है। अब स्टेट ऑफ नेचर में हम देखते हैं कि बेसिकली होता क्या है। स्टेट में तो हम देखते हैं कि एक कंट्रोल है, लॉज हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जिन्हें इंडिविजुअल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टेट से पहले यानी स्टेट ऑफ नेचर में कोई भी इंसान किसी को भी कुछ कह सकता था। उसे पता है कि मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ना तो कोई लॉ है, ना कोई इंस्टीट्यूशंस हैं, ना कोई फोर्स है जो कंट्रोल कर सके। तो इस स्टेट को स्टेट ऑफ वार का नाम दिया गया कि जो नेचुरल कंडीशन है उसमें हर आदमी की हर आदमी से वार है, यानी परमानेंट वार है। हम विद इन स्टेट देखते हैं कि नॉर्मली आप कहीं जा रहे हैं, आपको किसी से कोई खतरा नहीं है जब तक आपका किसी से डिस्प्यूट ना हो, यानी डिस्प्यूट होगा तो आपको खतरा होगा। और वो डिस्प्यूट भी विद इन स्टेट, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस उसको मॉनिटर कर रहे होंगे। चाहे आपका डिस्प्यूट किसी से भी हो, आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी जस्टिस सिस्टम है, पुलिस है, कोर्ट्स हैं। तो स्टेट के कंसेप्ट से पहले ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऐसी कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है। तो थॉमस होब्स उसे लेकर चल रहा है, यानी जब भी इवन आप इमेजिन करें जब स्टेट नहीं होगी, बिल्कुल आप जंगल में सो रहे हैं तो आपको इवन सोते हुए भी इनसिक्योरिटी होगी कि किसी भी टाइम कोई भी चीज़ आप पे अटैक कर सकती है, यानी एक परमानेंट इनसिक्योरिटी की सेंस थी। तो ये जो फियर ऑफ इनसिक्योरिटी है ये इस नेचुरल कंडीशन से दूर ले गई, मतलब स्टेट की तरफ ले गई। तो थॉमस होब्स ने इसे इस तरह एक्सप्लेन किया है कि ये जो इनसिक्योरिटी थी इसकी वजह से इंसान सॉवरन स्टेट की तरफ आया। तो जो एक सॉवरन स्टेट का वजूद है इसकी वजह इंटेलिजेंस नहीं है बल्कि इमोशंस हैं। तो ये जो नेचुरल स्टेट या हर वक्त इनसिक्योरिटी है इसे इमोशंस के साथ लिंक करते हुए होब्स ने स्टेट के वजूद की रीज़न पेश की। थॉमस होब्स इंसान की नेचुरल स्टेट से जिक्र करता हुआ इंटरनेशनल सिस्टम की तरफ आता है। अब थॉमस होब्स कहता है कि इसी तरह से अब जो इंटरनेशनल सिस्टम है वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो जिस तरह से हर इंसान को हर इंसान से ख़तरा था नेचुरल कंडीशन में, तो वही ख़तरा स्टेट टू स्टेट है, क्योंकि सॉवरन स्टेट के अबव कोई ऐसी परमानेंट या कोई इंटरनेशनल पीस का कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसके लिए स्टेट को खुद पावर गेन करनी पड़ेगी, यानी एक स्टेट को दूसरी स्टेट से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इक्विप्ड होना चाहिए, वार के लिए तैयार होना चाहिए, ताकि कोई स्टेट हमला करे तो वो स्टेट अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर सके। तो थॉमस होब्स
बेसिकली ये कहता है कि जो इंटरनेशनल पीस है ये एक ऐसा ख्वाब है जो पूरा नहीं हो सकता। ये एक बहुत खतरनाक इल्यूजन है, यानी जो इंटरनेशनल पीस की बात करेगा वो अपने आप को खतरे में डालेगा। तो बेसिकली अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वार के लिए स्टेट को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। तो ये थॉमस होब्स की थिंकिंग है। अब हम रियलिज्म की सेकंड टाइप को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है न्यू रियलिज्म। नाज़रीन, न्यू रियलिज्म को स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहा जाता है। न्यू रियलिज्म का थोड़ा मॉडर्न कंसेप्ट है। केनेथ वॉल्ट्ज ने बेसिकली न्यू रियलिज्म का कंसेप्ट दिया और बहुत सारी डेवलपमेंट्स की और डिस्कशंस की, तो इसलिए इसको न्यू रियलिज्म का लीडिंग थिंकर कहा जाता है। केनेथ वॉल्ट्ज ने कुछ चीज़ें क्लासिकल रियलिज्म से ली एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, यानी सॉवरन स्टेट्स मौजूद हैं और इंटरनेशनल अनार्किक सिस्टम में काम कर रही हैं। यहाँ तक न्यू रियलिज्म और क्लासिकल रियलिज्म की सेम ही बात है। अब चेंज कहाँ पे आता है? क्लासिकल रियलिज्म में हमने ज़्यादा देखा था कि ह्यूमन नेचर पे ज़्यादा बात हुई, चाहे वो थ्यूसिडिडीज था या माकियावेली था या हांस जे मॉर्गेंथो था। तो उन्होंने ह्यूमंस पे ज़्यादा बात की कि ह्यूमन नेचर कन्फ्लिक्चुअल है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और ह्यूमन ग्रेडी है, इस तरह की बातें। जबकि न्यू रियलिज्म में केनेथ वॉल्ट्ज ह्यूमन नेचर को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, ये इंटरनेशनल सिस्टम के स्ट्रक्चर को इम्पोर्टेंस दे रहा है। इसी वजह से न्यू रियलिज्म को स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहा जाता है। इसमें यह कहा गया कि इंटरनेशनल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो डिसाइड करता है कि किसी स्टेट ने किस तरह से एक्ट करना है, यानी इसमें स्टेट्स के जो एक्शंस हैं वो ह्यूमन नेचर पे डिपेंडेंट नहीं हैं, बल्कि वो इंटरनेशनल सिस्टम के स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है। इसी वजह से इसे स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहा जाता है। केनेथ वॉल्ट्ज के मुताबिक बेस्ट आईआर थ्योरी वो होगी जो इंटरनेशनल सिस्टम पे फोकस करेगी और इंटरैक्टिंग यूनिट्स यानी स्टेट्स पे फोकस करेगी, और सिस्टम के अंदर जो कंटिन्यूटी और चेंज है उन चीज़ों पे जो थ्योरी फोकस करेगी वो बेस्ट होगी। यानी क्लासिकल रियलिज्म में हमने देखा कि जो स्टेट लीडर्स हैं और उनके जो डिसीजंस हैं उन पे ज़्यादा फोकस होता था, जबकि न्यू रियलिज्म में इंटरनेशनल सिस्टम के स्ट्रक्चर में फोकस होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली स्टेट का इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, ये इंटरनेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर है। और ये जो स्टेट का लीडर होगा उसके लिए ये एक्सटर्नल एक्टर्स होंगे, और इस इंटरनेशनल सिस्टम के स्ट्रक्चर में भी पावर आ जाएगी। यानी जिस स्टेट के पास ज़्यादा पावर होगी उसके लिए स्ट्रक्चर भी फेवरेबल होगा, और इसी तरह से डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगी उसी लिहाज से स्ट्रक्चर बनेगा। अब मिसाल के तौर पर कोई स्टेट है, उसे कोई चूज़ करना है, कोई दो ब्लॉक्स हैं या कोई दो स्टेट्स अपोनेंट्स हैं, जिनमें से किसी एक को चूज़ करना है कि मैं किसका साथ दूंगा या किसका नहीं दूंगा। तो वो चॉइसेस भी उसकी अपनी नेचर पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पे डिपेंड करती हैं। इसमें अगर एक छोटी सी मिसाल लें 9/11 की, अफ़गानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री था। पाकिस्तान के जो इमोशंस थे वो अफ़गानिस्तान के साथ थे। उस वक़्त काफ़ी बातें भी हुई कि पाकिस्तान को अमेरिका का साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन यहाँ इंटरनेशनल स्ट्रक्चर था, अमेरिका के पास पावर थी। अमेरिका ने पाकिस्तान को ये ऑप्शन दी ही नहीं थी कि आप ये कर लें या वो कर लें। अमेरिका ने पाकिस्तान को ये ऑप्शन दी थी कि आप हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं। अगर उनके साथ हैं तो हमारी आपसे जंग है, और पाकिस्तान यूएस के साथ वार अफोर्ड नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से वार ऑन टेरर पे पाकिस्तान को अमेरिका के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ा, ना चाहते हुए भी। इसमें बहुत से लोग
उस वक्त की पर्सनैलिटीज़ परवेज़ मुशर्रफ को ब्लेम करते हैं कि ये उसकी वजह से हुआ। लेकिन इसे अगर न्यू रियलिज्म के लेंस से देखा जाए तो ये एक इंटरनेशनल सिस्टम का एक स्ट्रक्चर था कि 9/11 के बाद इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में जो एक रास्ता बना पाकिस्तान के लिए, जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन था वो यही था। और इसमें पाकिस्तान का कोई भी लीडर होता उसे यही एक्ट करना पड़ना था स्टेट के सर्वाइवल के लिए। अगर वो इस तरह से एक्ट ना करता तो हो सकता था कि वार फिर पाकिस्तान पे इम्पोज हो जाती। तो इंटरनेशनल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होगा वो लीडर्स को कंपेल करेगा किसी भी सिचुएशन में एक्ट करने के लिए, और जो स्ट्रक्चर है वो एक्शंस को डिटरमाइन करेगा। तो ये था कंसेप्ट न्यू रियलिज्म का। हम उम्मीद करते हैं कि आपके रियलिज्म और रियलिज्म के डिफरेंट टाइप्स के हवाले से तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।